हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स और इसमें जितने भी चैप्टर दिया हुआ है उस सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो होगी क्लास 9th का हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको पहुँच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? तो ये आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय ये मूल राशि है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है इनमें कौन मूल राशि नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर बल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 है, 1 kg मीटर क्यूब बराबर है तो ये होता है 10 के पावर 3 जी सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सी है तब इसका मान केल्विन में होगा तो ये आपका हो जाएगा 373 केल्विन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है कि 1 नैनोमीटर बराबर होगा तो ये होता है 10 के पावर 9 मीटर के बराबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक है तो ये आपका होता है मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7 है, घनत्व का ऐसे मात्रक है तो किलोग्राम मीटर क्यूब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? तो ये आपका होता है 7। ठीक है, 7 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? तो वेग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 kg बराबर होता है तो 100 ग्राम के बराबर होता है 1 kg। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तो तुलना करने की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 12 है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है तो मात्रक और संख्यांक दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के मापन का मान हो जाएगा तो ये आपका आधा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का मान सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा तो ये आपका हो जाएगा 108 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान होगा तो ये हो जाएगा 4 × 10 के पावर 12। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फरवी इकाई है तो ये आपका है लंबाई की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोन इकाई है तो लंबाई की होता है माइक्रोन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो ये होता है 100 पिकोमीटर और 1/10 नैनोमीटर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतवर्ष में मापों के राष्ट्रीय मानकों का रखरखाव करने वाले संस्थान का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है? तो ये है NPL। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 20 है, फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है? तो FPS पद्धति में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ताप का SI मात्रक क्या है? तो ये होता है केल्विन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है कि SI मात्रक के लिए विद्युत आवेश 1 है तो यह व्युत्पन्न राशि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया है। रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था, दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। रेखाखंड की लंबाई है तो यह है 5.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन SI मात्रक नहीं है? तो ये आपका सेकेंड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो यह कैंडेला होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
1 MU बराबर होता है, तो ये होता है 1.66 गुने 10 के पावर 27। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पार्सेक इकाई है, तो ये होता है लंबाई का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो दूरी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समतल कोण के अनुपात है, समतल कोण अनुपात है 2, तो ये होता है दूरियों का। ठीक है, दूरियों का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है, 10 मेगावाट बराबर है एक, तो यह तो 107 वाट के। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि 1 सेकेंड x गुना है तो नैनो सेकेंड का, तो x का मान क्या होगा? यदि a सेकेंड x गुना है नैनो सेकेंड का, तो x का मान क्या होगा? तो होगा 1015 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी की मात्रा है, तो यह 6 गुने 10 के पावर 6 गुने 1024 kg होता है पृथ्वी की मात्रा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 33 है, यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 mg है, तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह 10 के पावर 3 ग्राम के बराबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश का वेग 6 गुने 108 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा, तो ये लगेगा 10 के पावर 12 सेकेंड लगेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रेडियन इकाई है, तो यह है समतल कोण का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एसआई पद्धति में जूल है, तो यह है आपका व्युत्पन्न इकाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने फ्रेंड्स, एक न्यूटन इकाई है, तो यह एसआई पद्धति में बल का। अब हमारा दूसरा चैप्टर शुरुआत होगा। सेकंड चैप्टर है आपका गति, क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गति। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x है, तो x बराबर 2t, तो ये होगा आपका उपयुक्त, दोनों सही है। कण का वेग समान होगा और कण का त्वरण 0 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति है x बराबर 5t, कण का औसत वेग और वेग समान होगा। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है, यदि x बराबर 2t, तो t बराबर 3 सेकेंड के बीच का औसत वेग है, तो ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v बराबर 2t, तो त्वरण और औसत त्वरण समान होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, ओडोमीटर मापता है, तो ये आपका दूरी मापता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, तो 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितना होगा? तो इसका दूरी हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, तो ये होगा अदिश हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन है? तो मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होता है? त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का मात्रक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा
तय की गई दूरी से क्या होता है, कम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो यह करेगा 10 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जाता है कि क्या होता है, वस्तु का त्वरण क्या है, अचर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है तो यह हो जाएगा सरल रेखीय और परावलयी दोनों प्रकार का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है तो ये होता है वेग के लंबवत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्थिति x समय t ग्राफ से प्राप्त होता है तो ये होता है वेग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेग भी समय t ग्राफ से प्राप्त होता है तो विस्थापन और त्वरण दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, त्वरण ए समय t ग्राफ से प्राप्त होता है तो वेग में परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, औसत चाल है तो ये होता है तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, औसत वेग है तो विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, औसत वेग और औसत चाल समान होते हैं सरल रेखीय गति में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक समान चाल की गति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कण का विस्थापन होता है तो प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, विस्थापन और तय की गई दूरी समान है तो ये होता है सरल रेखीय गति में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेग है समय के साथ तो यह होता है विस्थापन की दर। वेग है समय के साथ क्या है, विस्थापन की दर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेग की दिशा बदलने की दर को कहा जाता है तो अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है तो स्पर्श रेखीय त्वरण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, त्वरण के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है तो नाभिक की ओर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सदिश नहीं है तो ये आपका हो जाएगा चाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विस्थापन की दर है तो त्वरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है तो ऋणात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है तो होता है सरल रेखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रा के निरूपित किया जाता है तो ये होता है मीटर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वृत्तीय गति में तो यह होता है गति की दिशा लगातार बदलती है, वृत्तीय गति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग है तो वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, घटता जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगर कोई मोटर त्वरण रहित जिसमें त्वरण नहीं है चाल से चलती है तो उसका वेग
तो इसका वेग जो है ना समरूप रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सदिश है? तो ये आपका विस्थापन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अदिश है? तो ये आपका हो जाएगा दूरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो अब यह कहा जा सकता है कि वस्तु अचर चाल से चल रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, एक समान वृत्तीय गति में तो चाल अचर और वेग चर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रहा है। तो ये बनाने वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बनाइएगा। ठीक है, इसको छोड़ता हूँ, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों पर क्या होता है? बल बराबर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियाँ का समूह है? तो ये आपका है वेग, त्वरण, बल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण है तो ये होगा 0.83 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है तो दोनों राशियां है तो ये होगा अनुक्रमानुपाती। अब आपका अगला चैप्टर है बल तथा गति के नियम। चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, जड़त्व का गुण है तो ये होता है प्रत्येक वस्तु पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाप तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से क्या होगा? गतिशील होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब किसी वस्तु पर कोई वह बल लगता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये होता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन पर बल लगाया गया है जाए तो वो क्या होगा? ये होगा आपका 23 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के दर से क्या होगा? त्वरण से क्या होगा? गतिशील होगा। 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या होगा? वह गतिशील होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाला है, हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु ए बी के द्रव्यमान कम से 6 kg तथा 3 kg हो तो बी का जरूरत ए की जरूरत से क्या होगा? अधिक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण
बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो कोई दूसरा बल उस पर क्या करता है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बी क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ए की अपेक्षा बी पर बड़ा लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब क्या होता है, इसका वेग हमेशा बढ़ते रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का। तो न्यूटन का दूसरे गति में पिंड का क्या लगाएगा पता, आपका चाल लगाएगा, त्वरण लगाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक क्रिया पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड का क्या होगा, ये 1 मीटर पर सेकेंड के कारण से क्या होगा, 1 मीटर सेकेंड के कारण से क्या है, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है जड़त्व का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जड़त्व का गुण अधिक होता है तो यह भारी वस्तु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ए और बी दोनों वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है, तो ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण है तो बल के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बल परिवर्तित करता है तो गति का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संतुलित बल परिवर्तित करता है आकृति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, वस्तु की मात्रा है तो होगा 5 kg। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है बल के मापने का तरीका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है तो ये आपका बल मापने का तरीका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा तो हो जाएगा दुगना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण है, तो बल का परिमाण कितना हो जाएगा आपका 0.048 न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका समवेग हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आधा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है, क्योंकि क्या है, इसका गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसलिए गेंद क्या है, रुक जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का, तो ये आपका त्वरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है, तो ये आपका बल त्वरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीम एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 kg के भार के बल से खींच रहे हैं, रस्सी स्थिर अवस्था में है, रस्सी पर तनाव है, तो ये आपका हो जाएगा 200 kg भार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या है, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकों के 2 समूह एक रस्सी की विपरीत दिशा में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। रस्सी में तनाव बल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस गुण के कारण पिंड अपने आप विराम की अवस्था में बनाए रखना चाहता है, तो ये आपका है जड़त्व कहते हैं इसको, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो होता है 9.8। तो इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन